ये कहानी असल में उसातो नाम के एक ऐसे लड़के की है जो कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड में है, मगर उसका कोई दोस्त नहीं है। वैसे तो वो बहुत अच्छा है और सबकी मदद भी करता है, पर फिर भी कोई उससे बात तक नहीं करता। साथ ही वो एक अनलकी भी है। आज उसका एक और अनलकी डे था, क्योंकि जब वो स्कूल से वापस घर के लिए लौट रहा था तभी वो नीचे आकर देखता है कि उसका अम्ब्रेला चोरी हो चुका है। उसे नहीं पता कि ये किसने चुराया, मगर अभी उसे अम्ब्रेला स्टैंड के अंदर एक दूसरा अम्ब्रेला दिख रहा था। वो उसे ले सकता था, पर वो एक अच्छा लड़का है, इस वजह से वो उसे नहीं लेता। अब वो कुछ देर इसी तरह से इंतजार करता है कि बारिश रुक जाए, जिससे कि वो घर जा सके। पर कुछ और घंटे बारिश नहीं रुकती। पर तभी वहाँ पर स्कूल काउंसिलिंग प्रेसिडेंट इनुकामी आ जाती है। असल में वो स्कूल की कुछ जरूरी काम के लिए अभी तक रुकी हुई है, वरना बाकी स्टूडेंट तो कब के घर जा चुके हैं। यहाँ पर इनुकामी उसातो को देखती है तो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब उसातो ये तो नहीं कह सकता था कि उसका अम्ब्रेला चोरी हो गया, इस वजह से वो बहाने बनाने लगता है। पर इनुकामी समझ गई थी। वो कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर जाना चाहिए, क्योंकि अब वो स्कूल के गेट लगने वाले हैं। ये सुनते ही उसातो तुरंत ही वहाँ से जाने लगा था और उसे अब गीले होने की चिंता नहीं थी। पर तभी इनुकामी उसे रोकती है। वो कहती है कि वो स्कूल काउंसिलिंग प्रेसिडेंट है और ऐसे में अगर मैं तुम्हें इस तरह से गीले होकर घर जाने दूं तो फिर मेरे स्कूल काउंसिलिंग प्रेसिडेंट होने का क्या मतलब। अब उसके पास एक और अम्ब्रेला था, इस वजह से वो इस अम्ब्रेला को शेयर करने को उसातो से कहती है। उसातो के लिए तो ये ड्रीम की तरह था, क्योंकि असल में इनुकामी उसे पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। उसातो उसके लिए तैयार था। पर तभी वहाँ पर स्कूल काउंसिलिंग का वाइस प्रेसिडेंट काजुकी आ जाता है। वो यहाँ पर आकर बताता है कि वो हमेशा अपने साथ 2 अम्ब्रेला लेकर चलता है, जो कि उसके बैग में रहते हैं। इस वजह से चोरी होने का डर ही नहीं बनता। वो तुरंत ही अम्ब्रेला निकालते हुए उसातो को दे देता है। वैसे तो उसातो को बहुत ही गुस्सा आना चाहिए, पर पहली बार उसकी किसी ने मदद की थी, इस वजह से वो इस बारे में नहीं सोचता। अब वो दोनों ही यहाँ उसातो से कहते हैं कि वो उनके साथ घर चल सकता है, क्योंकि अब वो घर ही जा रहे हैं। ये बात उसातो के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि अभी तक उसका कोई दोस्त नहीं बना। वो शुरू से लेकर हाई स्कूल तक पहुँच गया, पर फिर भी कोई उससे बात नहीं करता। और अब पूरे स्कूल के सबसे फेमस 2 पर्सन उसे अपने साथ घर तक जाने का ऑफर दे रहे हैं। उसातो तुरंत ही हाँ कर देता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में वो बात करते हुए जा रहे थे। अब रास्ते में इनुकामी काजुकी से कहती है कि उसातो तुम्हारा दोस्त लगता है, पर काजुकी कहता है कि नहीं, उसने आज तक उसातो से कभी बात नहीं की। उसातो कहता है कि हाँ, तुम क्लास में गर्ल्स में बहुत ही फेमस हो, तुम्हें मेरे साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। पर काजुकी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सभी तो मुझसे बस डाउट क्लियर करवाने के लिए आती हैं, बाकी मेरा भी क्लास में कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर उसातो उससे खुद को रिलेट कर पा रहा था और वो थोड़ा खुश भी होता है, क्योंकि अभी वो बातों में ऐसा लग रहा था कि उसातो और काजुकी अच्छे दोस्त बन गए। वो इस तरह से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनके बीच में आपस में सवाल चलने लगते हैं कि आखिर वो फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। यहाँ पर जब ये सवाल इनुकामी से पूछा जाता है तो वो कहती है कि वो कुछ भी सोचे वो काम अपने आप ही हो जाता है। मतलब उसने अभी तक जिस चीज को चुना है उसे हर चीज में उसने सक्सेस पाई है। ये बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन उसके लिए अब सक्सेस छोटी होने लगी है, इसलिए अब उसका कोई ड्रीम नहीं है, क्योंकि वो जब भी जो सोचती है वो हो जाता है। तो वो ड्रीम किस चीज को बनाए, और वैसे भी उसे लगता है कि वो इस वर्ल्ड की है ही नहीं। अब यहाँ पर उसातो से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका भी सेम कहना था। उसे भी नहीं लगता कि वो इस वर्ल्ड का है, क्योंकि वो जो भी सोचे है उसमें से एक चीज भी उसके साथ कभी नहीं होती। वैसे रास्ते में चलते हुए उसातो काजुकी और इनुकामी से कहता है कि तुम दोनों बहुत ही क्लोज लगते हो, क्योंकि तुम प्रेसिडेंट हो और काजुकी तुम वाइस प्रेसिडेंट, और सभी लोग बात करते हैं कि शायद तुम लोग कपल हो। पर इस पर वो दोनों क्लियर करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है जो कि स्टूडेंट उनके बारे में फैलाते रहते हैं। मगर वो इम्प्रेस थे कि उसातो ने उनसे ये चीज पूछने की हिम्मत की। अब वो जब आगे जा रहे थे तभी अचानक से उनके रास्ते में एक बहुत तेज बैल की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर ये बैल की आवाज सिर्फ काजुकी और इनुकामी को सुनाई दी थी, उसातो को कोई बैल की आवाज सुनाई नहीं दी थी। अब पहले तो उनको लगता है कि ये बात नॉर्मल है, लेकिन फिर से एक बार बहुत ही तेजी से बेल रिंग करती है तो वो फिर से शॉक हो जाते हैं, और इस बार भी उसातो को ये बेल की आवाज सुनाई नहीं दी थी। अब अचानक से दूसरी बेल की रिंग होती है। उनके पास में एक मैजिक सर्कल क्रिएट होता है जो कि उन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट कर रहा था। उसातो को वैसे तो वो बेल की आवाज सुनाई नहीं दी थी, पर इन दोनों के बीच में वो फंस जाता है। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुलती हैं तो वो एक अजीब सी जगह पर था। ये असल में एक कासल था। यहाँ पर उसातो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो काजुकी से पूछता है। काजुकी खुद भी यही सोच रहा था कि वो ये कहाँ आ गए, पर जब उसातो इनुकामी की तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि इनुकामी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी। उसे तो मजा आ रहा था, जबकि उसे भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है। अब वो सामने
किंग को बैठा हुआ देखते हैं। किंग उन्हें बताने लगता है कि आखिर वो है कौन, पर इन सब पर ध्यान ना देते हुए यहाँ पर काजुकी डायरेक्ट पूछता है कि आखिर हमें यहाँ बुलाने का क्या कारण है। तो किंग बताते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया है। सिंपल लैंग्वेज में इसे किडनैपिंग कह सकते हैं। किंग कह रहे थे कि हमारे वर्ल्ड में डीमंस हमला कर रही हैं, जिन्हें हम रोक नहीं सकते। अब इस बार जो हमला हुआ था, उस हमले को तो हमने किसी तरह से थोड़े बहुत नुकसान के साथ रोक लिया, पर हमें खबर मिली है कि डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है और हमें नहीं लगता कि अगली बार हम उसे रोक पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एक फॉरबिडन स्पेल जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन सुपर वॉरियर्स को यहाँ पर समन किया, जिनके पास उस डीमन लॉर्ड को लड़ने की शक्ति है। ये सुनकर यहाँ पर सभी शॉक थे, पर काजुकी कहता है कि मुझे इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी दुनिया में अपनी लाइफ नॉर्मली गुजार रहा था, मुझे वहाँ पर वापस भेज दिया जाए। ये सुनने के बाद किंग तुरंत ही कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बताते हैं कि ये जो फॉरबिडन स्पेल था, इसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है। इसका मतलब वो उन सुपर वॉरियर्स को यहाँ पर बुला सकते हैं, पर यहाँ से वापस नहीं भेज सकते। ये सुनकर काजुकी को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर किंग की तरफ बढ़ने वाला था, पर किंग के सोल्जर्स तभी उसे रोक लेते हैं। लेकिन ये देखते हुए किंग वहाँ से नीचे आते हैं और इन लोगों के पास अपना घुटने टेक देते हैं। वो कहते हैं कि हमें माफ करना, हमने बिना परमिशन के तुम्हें यहाँ पर समन किया, पर हम वादा करते हैं कि तुम्हें वापस भेजने की तरीका ढूंढ लेंगे। बस जब तक वो तरीका मिल नहीं जाता, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी मदद करेंगे। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, इस वजह से इन लोगों को बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहीं पर खड़ी हुई एक लेडी, जो कि असल में मैजिक डिपार्टमेंट को संभालती है, वो इन तीनों को ही वहाँ से अपनी मैजिक क्रिस्टल बॉल के पास ले जाती है, जिसके थ्रू वो पता करेंगे कि आखिर इन तीनों के पास कौन कौन से मैजिक हैं। अब यहाँ पे आने के बाद काजुकी ओसातो से कह रहा था कि तुम्हें तो वो बेल की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी, इसका मतलब शायद तुम यहाँ पर नहीं आने वाले थे। अब इस चीज पर ओसातो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर मैंने किंग को इस बारे में बताया, उन्होंने कहा कि वो मेरा भी ख्याल रखेंगे। ये सुनकर काजुकी खुश होता है। तभी वहाँ पर लेडी कहने लगती है कि चिंता मत करो, तुम्हें भी मैजिक मिलने की 90% चांस है। ये सुनकर ओसातो भी खुश हो गया था। अब यहाँ पर इनुकामी से रहा नहीं जाता, वो तुरंत ही उस बॉल को टच करती है, जिसके बाद वो बॉल येलो कलर में ग्लो करने लगती है। हमें जानने को मिलता है कि उसके पास थंडर एलिमेंट की पावर है और साथ ही साथ उसकी जो बॉल थी वो बहुत ही ज्यादा तेज ग्लो हो रही थी। इसका मतलब ये है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में माना है। माना का मतलब यहाँ एनर्जी से है। इसके बाद अब काजुकी आगे आता है। जब वो उस बॉल को टच करता है तो उसमें से उस टाइम पर ये बॉल व्हाइट कलर की हो जाती है। व्हाइट कलर का मतलब है लाइट एलिमेंट, जो कि एक अच्छा एलिमेंट है। और यहाँ पर वो लेडी बता रही थी कि ये एलिमेंट डीमन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित होता है। अब यहाँ ओसातो को बुलाया जाता है। ओसातो जब उस बॉल को टच करता है तो वो बॉल ग्रीन कलर की ग्लो करने लगती है। ये देखते हुए वो लेडी शॉक हो गई थी। वो तुरंत ही ओसातो को वहाँ से किंग के पास लेकर आती है। किंग उसे इस तरह से हड़बड़ाए हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो इस पर वो लेडी बताती है कि इनुकामी और काजुकी की मैजिक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बहुत ही अच्छे एलिमेंट मिले हैं। ये सुनकर किंग शॉक थे। वो कहते हैं कि कहीं ओसातो को ब्लैक कलर तो नहीं मिला। ब्लैक कलर से यहाँ पर उनका मतलब डार्कनेस की पावर से है, पर अब वो लेडी बताती है कि नहीं, ओसातो को जो बॉल थी वो ग्रीन कलर की हो चुकी है। ये सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। ओसातो ये देखकर कहता है कि कहीं ये उसे बेकार पावर तो नहीं मिल गई और ऐसा तो नहीं कि वो ब्लास्ट करने वाला है। पर किंग कहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैजिक ऑलरेडी हमारे किंगडम में किसी और के पास भी है, पर यही प्रॉब्लम है कि ये उसके पास नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर ओसातो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर किंग जिसकी बात कर रहे थे तभी वो लेडी वहाँ पर आती है। इसका नाम रोज है। ये यहाँ पर आकर जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो वहाँ पर हर एक सैनिक शॉक था। अभी वो आगे आकर बताती है कि वो वेकेशन से वापस आ चुकी है। बस वो ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही कहने के लिए आई थी। इसके बाद अब वो वहाँ से जाने लगी थी। वैसे उसे पता था कि यहाँ पर 3 वॉरियर्स समन किए गए हैं आगे उनके किंगडम की मदद करने के लिए, पर उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब वो जब आ रही थी तभी यहाँ पर ओसातो से रहा नहीं जाता और ओसातो किंग से पूछने लगता है कि आपने बताया नहीं इस ग्रीन लाइट का मतलब क्या है। ये सुनकर रोज का ध्यान तुरंत ही ओसातो की तरफ जाता है। वो समझ गई थी कि किंग ओसातो को उससे दूर करना चाहते हैं, यानी बचाना चाहते हैं। वो ओसातो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी मैजिक डिपार्टमेंट की वो लेडी ओसातो को वहाँ से उड़ाते हुए किंगडम से दूर ले गई थी, जिससे कि वो ओसातो को प्रोटेक्ट कर सके। पर तभी रोज वहाँ पर आ जाती है। उस मैजिक बबल को डिस्ट्रॉय करते हुए वो ओसातो को ले जाती है। वो कह रहती है कि मैं इसे स्ट्रॉन्ग बनाकर वापस लाऊंगी। अभी यहाँ किंग परेशान थे। हम देखते हैं कि जब अगले सीन में मैजिक लेडी काजुकी और इनुकामी से बात कर रही थी तो वो दोनों बहुत ही चिंतामय लग रहे थे, पर मैजिक लेडी बताती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो लड़की ओसातो को उठाकर लेके गई है वो असल
असल में रेक्सियो स्वॉर्ड की कैप्टन है, पर चिंता करने का कारण ये है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कैप्टन है। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि एक ऐसा लड़का जो कि गलती से इस वर्ल्ड में आ चुका है उसे वो ट्रेन करे। दूसरी तरफ हम अभी रोज उसातो को बता रही थी कि उसके ग्रीन लाइट ग्रो करने का मतलब हीलिंग पावर से है। वो बताती है कि रोज खुद भी एक हीलर है और वो जिस रेस्क्यू स्क्वाड में है उसके अंदर 2 और हीलर हैं, मगर अभी वो कहीं दूसरे मिशन पर गए हैं। यहाँ पर वो बताती है कि उनके स्क्वाड में और भी कई सारे मेंबर्स हैं, पर वो हीलर नहीं है। वो मेंबर्स यहाँ पर आकर उसातो को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो बिल्कुल किसी गैंगस्टर या फिर गुंडे की तरह लग रहे थे। इस वजह से उसातो थोड़ा डर गया था, पर रोज उनको वहाँ से भगाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने नए टीम मेंबर को डराने की जरूरत नहीं है। अब रोज कह रही थी कि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करनी है। उसातो कहता है कि आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, हम कल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इसके बाद अब उसातो सोने चला जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तब भी वो इसी वर्ल्ड में था। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि ये शायद कोई बुरा सपना है जो कि अब खत्म हो जाएगा। पर अब जब वो उठता है तो तभी हम देखते हैं उसकी टीम का वो एक गैंगस्टर मेंबर खाना बना रहा था। वो कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। उसातो जब बाहर आता है तो यहाँ पर काजुकी और इनुकामी थे। वो दोनों उसातो की चिंता कर रहे थे, इस वजह से वो उसातो से मिलने के लिए आए हैं। उसातो कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज सिर्फ देखने में खतरनाक है। पर अब वो दोनों कह रहे थे कि हमने सुना है कि उसकी ट्रेनिंग का तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस पर उसातो कहता है कि हाँ, रात को ये बात मैंने भी सुनी, पर फिर भी मैं उस ट्रेनिंग को पूरा कर रहूंगा। उसातो अभी बहुत ही मोटिवेट था। ये देखकर इनुकामी कहती है कि हम भी बहुत मेहनत करेंगे, और अब उन्हें वहाँ से जाना था क्योंकि आज से उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी। वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। उसातो उन्हें जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि ये दोनों इतनी जल्दी इस वर्ल्ड में घुल मिल गए। वैसे ये दोनों इस वर्ल्ड के लिए बने गए हैं। तभी उन्हें उस बैल की आवाज सुनाई देती है। उसातो सोचने लगता है कि भले ही मुझे यहाँ के लिए नहीं चुना गया है, पर फिर भी मैं हार्ड वर्क कर इनकी मदद करूंगा। मतलब मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि इनके किसी काम आ सकूं। पर अब तभी वहाँ पर रोज आ गई थी। उसातो उसे देखकर डर जाता है और तुरंत ही अपना सर झुका लेता है। रोज कहती है कि तुम यहाँ पर कोई कैदी नहीं हो, तुम जब चाहो अपने दोस्त से मिल सकते हो। बस ध्यान रखना कि जब तुम ट्रेनिंग ना कर रहे हो तभी उनसे बातचीत करो। इसके बाद अब वो उसातो को एक डायरी देती है और कहती है कि उसातो इसमें अपनी एक्सपीरियंस के बारे में और डेली लाइफ के बारे में लिख सकता है अपना मन हल्का करने के लिए। उसातो से रख लेता है। रोज कहती है कि हम ब्रेकफास्ट के बाद से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अगले सीन में उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब वो ट्रेनिंग के लिए तैयार थे। यहाँ पर आकर रोज कहती है कि आज हम ट्रेनिंग थोड़ी हल्की फुल्की करेंगे। वो उसातो को मैजिक के बारे में थोड़ा समझाती है और उसके बाद उसातो को एक किताब देती है जिसमें उनकी हिस्ट्री और मैजिक से रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हुई थी। उसातो को उस बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही थी, जबकि उसने अभी तक वर्ड्स का अभी तक देखा तक नहीं था। उसातो ये देखकर शॉक था, पर रोज बताती है कि एक खास स्पेल के कारण हो रहा है जो कि तब एक्टिवेट होता है जब कोई दूसरा वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो। उसातो सब कुछ पढ़ पा रहा था। रोज उसे डिटेल में समझाना स्टार्ट कर दिया था। उनका जो किंगडम है उससे कुछ ही दूर डीमन किंगडम है, यानी कि उनके बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, और अगर डीमन किंगडम उनके ऊपर हमला करेंगे तो रोज पहले उन पर जाकर हमला करेगी। वो उसातो को पहले ही वार्न करती है कि उसे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसातो इसके लिए तैयार था। अब पहले दिन तो बहुत ही आसान था, लेकिन अब अगला दिन चालू होता है। आज रोज ने उसे कहा था कि उसे दौड़ना है। उसातो दौड़ना स्टार्ट करता है। उसे नहीं पता था कि ये उसके मैजिक में क्या काम आएगा या फिर उसके मैजिक इससे किस तरह से स्ट्रॉन्ग बन सकता है, पर फिर भी वो बिना कोई बहाना बनाए दौड़ना चालू करता है। अब वो बहुत देर तक दौड़ रहा था, इस वजह से वो थक जाता है और गिर जाता है। उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, पर तभी रोज वहाँ पर आकर उसके पैरों पर जोर से लात मार देती है। यहाँ पर उसने अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल किया था, इस वजह से उसातो को भी पता नहीं चलता और उसके पैर ठीक हो जाते हैं। रोज फिर से उसे दौड़ाने को कहती है जब तक शाम ना हो जाए। उसातो इस तरह से दौड़ता रहता है। अब इस तरह से तीसरा दिन भी आ गया था और अब चौथा दिन भी आ जाता है। चौथे दिन तक उसातो अपने टीम के साथ में ऐसा ही दौड़ रहा था। उसकी टीम में जो बाकी मेंबर्स थे वो गैंगस्टर टाइप के मेंबर्स, वो इतना तेज दौड़ते हैं कि उसातो उनकी बराबरी भी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो टीम मेंबर्स बहुत ही टाइम से इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब कुछ देर भागने के बाद उसातो गलती से गिर जाता है। गिरने के बाद उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर तभी वो अपने हाथ पर नोटिस करता है कि ग्रीन लाइट निकल रही है। इसका साफ मतलब यही था कि ये उसकी मैजिक पावर है। वो शॉक था ये देखकर कि उसने दौड़ने की वजह से उसकी हीलिंग एक्टिविटी धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। अब वो खुश था और उसे कारण मिल गया था। वैसे अब इसी तरह से वो दौड़ता रहता है और अब 7th डे आ गया था। अब तक उसातो पूरी तरह से इस ट्रेनिंग से पक चुका
था। वैसे वो उस ट्रेनिंग को अपने दोस्तों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि रोज की साबित करने के लिए कर रहा था कि वो हार नहीं मानेगा। वैसे अब 11th डे फाइनली उसे दौड़ने के लिए छुट्टी मिल जाती है। यहाँ पर रोज उसे नया टास्क देती है। वो कहती है कि उसे 1000 पुशअप्स करने होंगे। ये उसातो के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। उसके हाथ बीच में जवाब दे चुके थे, पर हीलिंग पावर की वजह से अब वो खुद को हील कर पा रहा था। वो पुशअप्स करने से खुद को रोकता नहीं है और करीबन 800 पुशअप्स कर लेता है। यहाँ पर रोज उसे बताती है कि मैं तुम्हें इतना हार्ड ट्रेनिंग इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हीलर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा उसका मानना है। वो कहती है कि हीलर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कैसे भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है और अपने टीम मेंबर्स की जान बचा सकता है। अब इसी तरह से वो दिन भर पुशअप्स करता है। अब उसने भी हार मानना बंद कर दिया था। अब उसे रोज कहे या ना कहे वो शाम को भी अपने आप खुद से ट्रेनिंग के लिए चला जाता था। वैसे अगले ही दिन रोज ने उसके ऊपर एक वेस्ट पहना दिया था जिसका वजन बहुत ही ज्यादा था। अब उसातो को उसे पहनकर भी दौड़ना था और पुशअप्स करने थे। अब उसके लिए सब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था। वैसे आज वो जैसे ही ट्रेनिंग पर वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसका जो टिफिन था वो उसके ही साथी यानी कि टीम मेंबर्स ने खा लिया है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तुरंत ही उस साथी के पीछे भागने लगता है। ये देखकर दूर से रोज हंस रही थी। वैसे वो शॉक भी थी क्योंकि अभी उसातो ने वो वेस्ट नहीं उतारा था, लेकिन फिर भी वो इतनी तेज भाग रहा था जबकि अभी अभी वो इतना हार्ड ट्रेनिंग करके आया है। अब इस तरह से उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। हम देखते हैं कि एक दिन अब इनुकामी और काजुकी उससे मिलने के लिए आते हैं, मगर वो देखकर शॉक थे कि उसातो इस वक्त पुशअप्स कर रहा था और उसके पीठ के ऊपर 10 टन का एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और यहाँ तक कि उस बड़े से पत्थर के ऊपर रोज बैठी हुई थी। लेकिन उसातो फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो पुशअप्स करते जा रहा था और हर एक पुशअप्स के बाद वो कहता है कि तुम्हें वेट बढ़ा देना चाहिए, तुम बहुत ही हल्की हो। इसके बाद रोज को गुस्सा आता है और वो एक और 10 टन का पत्थर उस बड़े के पत्थर के ऊपर रख देती है। उसातो पहले तो नीचे गिर गया था पर फिर वो खुद को संभालता है। वो यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा था और पुशअप्स कर रहा था। ये देखकर रोज इम्प्रेस थी। वो कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा सही डायरेक्शन में जा रहे हो। रोज का मानना है कि अगली फाइटिंग सिचुएशन कभी भी आ सकती है, इस वजह से उसातो को जल्द से जल्द उसके लिए तैयार होना चाहिए। यहाँ पर ये सब देखने के बाद काजुकी और इनुकामी दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थे। काजुकी का मानना था कि इतनी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ इनुकामी तो इम्प्रेस हो रही थी क्योंकि उसातो की इतनी हार्ड ट्रेनिंग को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा मसल गेन हो चुके हैं। यहाँ पर उनका जो नाइट है, मतलब कि उन्हें जो ट्रेन करता है, वो बंदा यहाँ आगे जाकर रोज पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि उसे ऐसे नॉर्मल ह्यूमन के लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग का यूज नहीं करना चाहिए, जबकि उसातो तो यहाँ पर आने के लिए चुना भी नहीं गया था। पर रोज कहने लगती है कि उस सब से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उसातो को हार्ड ट्रेनिंग करानी होगी। आगे चलकर उसातो मेरा राइट हैंड बनने वाला है। इस बारे में उसातो को भी नहीं पता था, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शौक होता है। तभी रोज कहती है कि उसे अभी सीजल्स के साथ कुछ बात करनी है, इस वजह से उसातो ब्रेक ले सकता है और अपने दोस्त से मिल सकता है। अब उसातो अपने दोस्त के साथ चला जाता है। यहाँ पर अभी उसातो इनुकामी काजुकी के साथ एक और लड़की थी। ये असल में इस किंगडम की प्रिंसेस है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि वो जो नाइट इनुकामी और काजुकी के साथ आया था उसका नाम सीजलस है और वो इस पूरे किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट में से एक है। यहाँ पर इनुकामी और काजुकी बताते हैं कि असल में सीजलस उन्हें तलवार चलाना सिखाता है। अब उसातो पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है, जिस पर वो लड़की खुद ही बताती है उसका नाम सीलिया है और वो असल में इस किंगडम की प्रिंसेस है। ये सुनकर उसातो शॉक हो गया था और तुरंत ही घुटने टेक कर उसके सामने माफी मांगने लगता है और कह रहा था कि माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप प्रिंसेस हैं। पर इस पर सीलिया कहती है कि उसे इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है। सीलिया से जब लोग नॉर्मली बिहेव करते हैं तो ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद अब यहाँ पर काजुकी उसातो से पूछता है कि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, पर इस पर उसातो कहता है कि नहीं, मैं आज थोड़ी नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा था, रोज की ट्रेनिंग से ज्यादा डिफिकल्ट होती है ये सुनकर काजुकी शॉक हो जाता है। अब उसातो काजुकी और इनुकामी को ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिस पर काजुकी बताता है कि सीजलस उन्हें तलवार चलाना सिखाता है और वो लेडी जिसने इन्हें इनके मैजिक पावर्स बताई थी उसका नाम वॉल्चे है, वो उन्हें मैजिक के बारे में सिखाती है। अब यहाँ पर उसातो सामने रखी हुई पाई को उठा रहा था। उसके मसल देखते हुए इनुकामी खुद को रोक नहीं पाती और उसकी टी शर्ट ऊपर कर उसके सिक्स पैक्स देखने लगती है। वैसे उसातो को ये थोड़ा अजीब लग रहा था। वैसे यहाँ पर काजुकी उसातो से पूछता है कि तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही मुश्किल समय कटता होगा, पर उसातो कहता है कि हाँ, शुरुआत में तो ऐसा था लेकिन अब तो उसे मजा आने लगा है। वो कहता है कि जब मैं यहाँ पर नया नया आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन रोज इतना तेज भागती है कि मैं कभी उससे बचकर भाग ही नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं अभी अभी उसकी बराबरी नहीं कर पाता, पर अब तो मजा आने लगा है। साथ ही वो हीलिंग पावर्स को भी एक्टिवेट कर दिखाता है कि
भागने की वजह से ना जाना कैसे अब मैं हीलिंग पावर्स का यूज कर सकता हूँ। पर तभी वहाँ पर वही टीम मेंबर्स आ गया था जिसने उस दिन ओसातो का वो लंच खाया था। ओसातो अभी उस बात से गुस्सा था, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गैंगस्टर वाले लुक से उसे देखता है और इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो दोनों यहाँ पर लड़ रहे थे। काजुकी और इनुकामी उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए काजुकी कहता है कि हमें चलना चाहिए। वैसे वो अभी जाने लगे थे, मगर इनुकामी अभी रुककर सोच रही थी कि उसका शुरू से ये मानना था कि ओसातो इस वर्ल्ड में किसी न किसी कारण की वजह से आया है, तो अब उसने भी फैसला कर लिया था कि वो भी ओसातो की तरह बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करेगी और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। यहाँ पर ओसातो और उस आदमी की फाइट इसी तरह से चलती रहती है। रात के टाइम हम देखते हैं कि ओसातो अभी नहा रहा था और वो अभी अपनी जर्नी के बारे में सोच रहा था कि उसने अभी तक कितनी मेहनत की है और किस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है। साथ ही वो सोच रहा था कि आज इनुकामी उसके मसल्स देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी, पर वो सोचता है कि उसने इतनी मेहनत की जिसकी वजह से ये सच में लग रहा था कि बहुत ही कूल है। मगर अभी भी उसके मन में ये डाउट था कि अगर ऐसी सिचुएशन बने कि उसे किसकी मदद करनी हो, तो क्या अभी वो इतना पावरफुल है कि वो इस डीमन से लड़ सके, क्योंकि अभी तक उसने किसी डीमन को देखा नहीं है। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि जब वो लंच कर रहा था तभी वहाँ पर रोज आती है। वो कहती है कि हमें जंगल की तरफ निकलना है। अब ओसातो को इसके बारे में पता नहीं था, वो तुरंत ही तैयार हो जाता है, पर बाकी सभी समझ गए थे कि सिर्फ रोज का क्या कहना चाहती है। इस वजह से वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे। अब वहाँ जंगल के पास आने के बाद रोज ओसातो से कहती है कि तुम्हें इस जंगल में एक ग्रिजली बियर को ढूंढकर उसे खत्म करना है। ये सुनकर ओसातो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं है कि मैं ग्रिजली बियर से लड़ सकता हूँ। पर रोज कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। और इतना कहते हुए वो लात मारकर ओसातो को वहाँ ऊपर से पहाड़ी से उस जंगल की तरफ ढकेल देती है। अब वो इतनी ऊपर से गिर रहा था और कमाल की बात है उसे उड़ना नहीं आता था, इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगने वाली थी। पर वो अपने हाथ आगे कर किसी तरह से नीचे लैंड करता है। इससे उसके हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे, पर हीलिंग पावर की वजह से उसने खुद को हील कर लिया था। वो इस वक्त वैसे तो थोड़ा सा डरा हुआ था, पर बहुत ही मोटिवेट फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो इस जंगल में तक आ चुका है जब तक कि वो एक ग्रिजली बियर को मार ना दे। अभी सबसे पहले उसे एक ग्रिजली बियर को ढूंढना है। वो कहता है कि आखिर एक ग्रिजली बियर ज्यादा से ज्यादा कितना खतरनाक हो सकता है, पर इतना कहने की देरी थी कि अचानक से पीछे से एक जायंट ग्रिजली बियर उसके सामने आ जाता है। वो ग्रिजली बियर इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि उसे देखते ही ओसातो तुरंत ही वहाँ दौड़ने शुरू कर देता है। अब दौड़ते हुए वो सोच रहा था कि इस तरह से भागने का कोई फायदा नहीं है, तभी उसे अपनी अभी तक की सारी ट्रेनिंग याद आती है। वो सोचता है कि मैंने बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर लिया, लेकिन फिर भी अगर मैं इस तरह से डरते हुए रहा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से अब वो रुकता है और उस ग्रिजली बियर से लड़ने के तैयार हो जाता है। पर ये फाइट फेयर फाइट नहीं थी, क्योंकि अब अचानक से उस ग्रिजली बियर की फैमिली वहाँ पर आ चुकी थी। ओसातो सिचुएशन देखते हुए भागना फिर से सही समझता है और तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। पर अब वो तीनों बियर उसके पीछे पड़े हुए थे। कुछ देर आने के बाद ओसातो को एक वाटरफॉल की आवाज आती है। ओसातो उधर ही तरफ जा रहा था और सीधा जाकर उस वाटरफॉल में जंप कर देता है। वो तीनों बियर ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कुछ देर इंतजार करते हैं, पर जब ओसातो वहाँ दिख नहीं रहा था तो उन्हें वहाँ से जाना ही सही समझा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओसातो जो कि धीरे धीरे उस रिवर में बहता जा रहा था, वो कुछ दूर आकर रुकता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने कपड़े को सुखाने लगता है। यहाँ पर वो सोच रहा था कि अब शाम होने वाली है, धीरे धीरे रात हो जाएगी, ऐसे में जंगल के अंदर घूमना एक गलती हो सकती है। इस वजह से वो अपने साथ जो ब्रेड लेकर आया था वो उन्हें खाने लगता है और फैसला करता है कि वो अगले दिन उस ग्रिजली बियर को ढूंढकर उसे खत्म करेगा। अब वो वहाँ सो गया था। अगले दिन हम देखते हैं कि वो निकल पड़ा था उस ग्रिजली बियर को ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी उसका घर सबसे जरूरी था। ओसातो आगे बढ़ रहा था तो वो हर पेड़ के ऊपर निशान लगा रहा था, जिससे कि वो फिर से गुम ना हो जाए। कुछ देर ऐसे ही निशान लगाते लगाते उसे एक पेड़ ऐसा मिलता है जिस पर उस बियर के पंजे के निशान थे। ओसातो देखकर समझ गया था कि जरूर उस बेयर की गुफा यही आसपास होगी, पर तभी उसे झाड़ियों में कुछ आवाज आती है। पहले उसे लगा कि शायद ये ही बेयर है, क्योंकि पिछली बार भी उस बेयर ने उसे ही ओसातो के ऊपर हमला किया था। पर हम देखते हैं कि ये कोई बेयर नहीं बल्कि एक क्यूट सा रैबिट था। इस रैबिट को चोट लगी हुई थी, ओसातो से ये देखा नहीं जाता और तुरंत ही अपनी हीलिंग पावर से उसे हील कर देता है। अब उस रैबिट को ठीक करने के बाद ओसातो वहाँ आगे बढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि उसे बेयर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वरना फिर से रात हो जाएगी। पर तभी वो देखता है कि जिस रैबिट ने उसकी मदद की है वो रैबिट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। ओसातो से वापस जाने को कहता है, पर वो रैबिट बात नहीं मानता। अब वो ओसातो के साथ चल ही रहा था, इसलिए ओसातो भागने की कोशिश करता है, पर रैबिट उससे ज्यादा तेज
भाग रहा था। ओसातो रुककर उससे कहता है कि देखो मैं ग्रिजली बेयर को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा पीछा करना नहीं चाहिए। पर यहाँ पर शौक होने वाली बात ये थी कि उस रैबिट को ग्रिजली बेयर की गुफा को पता था। वो तुरंत ही ओसातो को वहाँ पर लेकर जाता है। वहाँ पर आने के बाद ओसातो देखता है कि उस बेयर की पूरी फैमिली वहाँ पर सोई हुई है। ओसातो जानता था कि वो सीधा जाकर हमला नहीं कर सकता, इसलिए वो बस उन्हें देखता रहता है। बस इस तरह से डे 2 भी बीत जाता है। अब तीसरा दिन आता है। अब ओसातो के पास पानी की कमी होने लगी थी। वो सबसे पहले जंगल में किसी रिवर को ढूंढना चालू कर देता है। वो जिस रिवर में यहाँ पर आया था वो रिवर कहीं खो चुकी थी, पर किस्मत से उसे एक तालाब मिल जाता है। पर उस तालाब का पानी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर वो स्वतः प्यासा नहीं रह सकता था। इस वजह से वो उसे पीना ही सही समझता है। साथ ही उसने एक बोतल के अंदर उस पानी को स्टोर भी कर लिया था। अब वो आज भी उस ग्रिजली बेयर की फैमिली को इसी तरह से ही देख रहा था। वो बस चाहता है कि उसे उनका डेली रूटीन पता चल सके, जैसे ये कब शिकार के लिए जाते हैं और अलग होते हैं, क्योंकि वो तीनों में से एक के साथ ही लड़ सकता है। पर वो लोग तो अपनी गुफा से निकल ही नहीं रहे थे, वो कहीं भी बाहर जा ही नहीं रहे थे। वैसे अब इतने टाइम से उन्हें देखते देखते ओसातो को फैमिली क्यूट लगने लगी थी। अब इस तरह से तीसरा दिन भी बीत जाता है और अब वो चौथा दिन आता है। चौथा दिन आने के बाद ओसातो के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, क्योंकि उसने जिस जगह पर वो पानी पिया था वो थोड़ा खराब था। अब ओसातो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी हीलिंग पावर यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके पेट का दर्द ठीक नहीं होता। वो सोच रहा था कि शायद वो इस जंगल में मारा जाएगा, पर तभी वो बनी उसके पास आता है और उसे अच्छा महसूस कराने लगता है। ओसातो उसे थैंक यू कह रहा था, पर तभी वो बनी ओसातो को वहाँ से एक जगह लेकर आता है जहाँ पर बिल्कुल क्लियर वाटर था। वैसे ये वाटर असली साफ पानी जैसा तो नहीं है, पर फिर भी उस पॉइजनस वाटर से तो लाख गुना अच्छा है। ओसातो उसे पीकर सोचता है कि चलो उसकी जान तो बच गई। तभी लेकिन वो बनी अजीब सा बिहेव करने लगता है और तुरंत ही जाकर सामने के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ओसातो को लगता है कि शायद उसे कुछ खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए ओसातो भी इस पेड़ के ऊपर आ गया था। ओसातो सोच रहा था कि इस रैबिट ने उसकी मदद की वहाँ ग्रिजली बेयर तक पहुँचने के लिए, मतलब इसे ग्रिजली बेयर से इतना डर नहीं लगता कि आखिर ये कौन सी चीज होगी जिससे ये रैबिट डर रहा है। तभी अचानक से ओसातो को सामने एक व्हाइट स्नेक दिखाई देता है। वो स्नेक इतना ज्यादा बड़ा था कि वो ओसातो को डायरेक्ट निगल सकता है। ओसातो ये देखकर डर जाता है और बिल्कुल साउंड नहीं करता। कुछ देर रुकने के बाद वो स्नेक वहाँ से जा चुका था। ओसातो चैन की सांस लेता है। वो सोच रहा था कि उसने स्नेक के बारे में बुक में तो नहीं पढ़ा था। असल में उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि इस जंगल में किस तरह के जानवर रहते हैं, पर इस तरह के स्नेक के बारे में उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। अब ओसातो ज्यादा नहीं सोचता और तुरंत ही वापस से उस गुफा की तरफ चला जाता है उन ग्रिजली बेयर्स को देखने के लिए। अब इस तरह से देखते देखते उसे सच में वो फैमिली बहुत ही क्यूट लग रही थी, पर वो जानता है कि अगर उसने उनमें से एक ग्रिजली बेयर को भी नहीं मारा तो रोज उसे वापस घर में एंट्री नहीं करने देगी। इस वजह से अब सोच रहा था कि वो क्या करे। वो फैसला करता है कि कल कुछ भी हो जाए पर वो फाइट करने के लिए आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बारिश हो रही थी और ओसातो वहाँ के लिए निकलने वाला था, पर वो रैबिट उसे रोक रहा था कि वो आज ऐसा ना करे। पर ओसातो बात नहीं मानता। वो कहता है कि ठीक है, मैं बारिश रुकने के बाद जाऊंगा। बारिश रुकती है, ओसातो निकल पड़ता है रैबिट के साथ वहीं उस गुफा की तरफ। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो उस बड़े से व्हाइट ग्रिजली बेयर को मरा हुआ पाता है। पास में ही वो लेडी ग्रिजली बेयर भी मरी हुई पड़ी थी। बस उनका जो बच्चा था वो वहाँ पर जिंदा था, मगर वो उदास लग रहा था और रो रहा था। ये देखकर ओसातो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर बाद में वो समझ गया था कि ये काम उस जाइंट व्हाइट स्नेक का है। ओसातो को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो व्हाइट स्नेक इन्हें खाकर नहीं गया। इसका मतलब वो इन्हें खाने के लिए नहीं मार रहा था, वो बस अपनी ताकत दिखा रहा था। ओसातो वैसे तो यहाँ पर ग्रिजली बेयर को खत्म करने के लिए आया था, पर ये सब देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बेयर फैमिली के लिए बदला लेने का डिसाइड करता है। वो तुरंत ही उस जाइंट स्नेक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम किंगडम के अंदर देखते हैं कि अभी ओसातो के दोस्त यानी कि काजुकी और इनुकामी दोनों ही ओसातो के घर पर आए थे। वहाँ वो ओसातो के साथी उसे पूछते हैं कि आखिर ओसातो कहाँ है, जिस पर वो बताते हैं कि ओसातो ट्रेनिंग के लिए जंगल गया है। वैसे अभी बहुत दिन हो गए थे। वो काजुकी और इनुकामी यहाँ पर पहले भी आकर पूछ चुके हैं। लगभग ओसातो को वहाँ पहुँचे 10 दिन हो चुके हैं। इस वजह से वो शॉक थे और कह रहे थे कि ये ट्रेनिंग इतनी लंबी क्यों चल रही है और आखिर ये ट्रेनिंग है इस तरह की। इस पर वो लोग बताते हैं कि वो ये नहीं बता सकते कि आखिर ये ट्रेनिंग में हो क्या रहा है, क्योंकि रोज की परमिशन के बिना बताना गलत होगा और फिर रोज उन्हें छोड़ेगी नहीं। अब वो वैसे काजुकी और ओसातो की बहुत ही चिंता हो रही थी, पर इनुकामी कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक ही होगा। अब वापस से हम यहाँ ओसातो के पास आते हैं। वो इस वक्त स्ट्रेचिंग कर रहा था और उसने लकड़ी का एक वेपन भी तैयार कर लिया था उस जाइंट स्नेक
से लड़ने के लिए। अभी वो रैबिट डरा हुआ था पर उसातो उससे कहता है कि उसे किसी तरह से उस जायंट स्नेक को खत्म करना होगा। वो रैबिट से ही उस जगह के जाने को कहता है जहाँ पर वो व्हाइट स्नेक मिल सकता है। रैबिट वैसे डर के मारे वहाँ जाना नहीं चाहता था पर उसातो के कहने पर वो मान जाता है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर में वो उस व्हाइट स्नेक के पास पहुँच चुके थे। हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर जो वो स्मॉल बेबी बियर भी था जो कि इस वक्त उस जायंट स्नेक से अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए आया था, पर वो इतना ताकतवर नहीं था कि वो उस जायंट स्नेक को हरा पाए। इस वजह से अभी उसे चोट लग गई थी, पर किस्मत से अभी उस जायंट स्नेक ने उस बेबी बियर को खत्म नहीं किया था। उसातो को गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो तुरंत ही उस जायंट स्नेक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे उसे देखकर उसातो को डर लग रहा था पर वो जानता था कि रोज से ज्यादा डरावना और कुछ नहीं हो सकता। अब वो व्हाइट स्नेक उसातो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसातो भी इसके लिए तैयार था, पर जब उसातो आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि अब वो व्हाइट स्नेक उसातो को बस खाने ही वाला था, पर उसातो स्पीड की मदद से थोड़ा पीछे होता है और अपना वो लकड़ी का बनाया हुआ वेपन उस जायंट स्नेक के आंख के अंदर मार देता है। इसके बाद अब उस स्नेक के पास बस एक आंख बची थी। इसका मतलब वो बहुत ही गुस्से में आ चुका था। वो तुरंत ही फिर से उसातो की तरफ बढ़ता है। उसातो इस बार भी अपनी स्पीड की मदद से भाग रहा था और उसने अपना चाकू निकाल लिया था, पर इतने में ही वो व्हाइट स्नेक के हाथ को बाइट कर लेता है। ये चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि इसे जल्दी हील कर पाना थोड़ा मुश्किल था। साथ ही साथ यहाँ पर बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन भी फैल रहा था जो कि सबसे बड़ा खतरा था। पर किस्मत से उसातो ने वो लेक का पानी पिया था जो कि पहले से पॉइजनस था। इस वजह से उसे थोड़ा सा अनुभव हो गया था कि पॉइजन के साथ उसे हीलिंग मैजिक से कैसे डील करना है। उसातो किसी तरह से खुद को हील कर लेता है और अब वो फिर से तैयार था उस जायंट स्नेक से लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक फिर से उसातो की तरफ बढ़ने वाला था। यहाँ पर वो बेबी बियर भी उसातो की मदद कर रहा था। उसमें इतनी ताकत तो थी कि वो स्नेक की पूंछ पकड़कर उसे कुछ देर रोक सके, पर अच्छा था कि स्नेक का ध्यान इस चीज से भटक जाता है। इस वजह से उसातो तुरंत ही दौड़ते हुए उस स्नेक के सर पर आ गया था। यहाँ पर वो अपनी पूरी पावर लगाकर उसके सर पर मारता है जिस वजह से उस स्नेक का स्कल डैमेज हो जाता है। साथ ही उसातो ने अपनी वो लकड़ी की स्पेयर निकाल कर उसके सर में मार दी थी जिस वजह से उस व्हाइट स्नेक के सर में खून निकल रहा था और लग रहा था कि वो मारा गया क्योंकि वो नीचे गिर चुका था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। साथ ही यहाँ पर उसातो भी नीचे गिर जाता है। वो खुश था कि उसने व्हाइट स्नेक को खत्म कर दिया, पर अब उसे इतना ज्यादा चोट लगी थी कि वो वापस चलकर इस जंगल को पार नहीं कर सकता। अब तभी वहाँ पर वो बेबी बियर आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसातो ने उसकी मदद की उससे पेरेंट्स का बदला लेने के लिए, इसलिए अब वो उसातो से दोस्ती भी कर रहा था। उसातो भी देखकर खुश था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक अभी तक मरा नहीं है। वो फिर से खड़ा हो गया था और अब वो उसातो के ऊपर हमला करने वाला था। उसातो ही देखकर समझ गया था कि अब वो नहीं बच सकता। वो तुरंत ही रोज का नाम चिल्लाता है और कहता है कि तुमने मुझे किस तरह की प्रॉब्लम में फंसा दिया। लेकिन जैसे ही वो इतना कह रहा था कि इतने में ही रोज वहाँ से उड़ते हुए आती है और तुरंत ही उस व्हाइट स्नेक के ऊपर गिरकर उसे एक ही अटैक में खत्म कर देती है। उसातो ही देखकर शॉक था। रोज बताती है कि वो तभी से माउंटेन के ऊपर खड़े होकर यहाँ जंगल की तरफ देख रही थी क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर कई तरह के खतरे हैं और वो उसातो को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वो बस उसे एक्सपीरियंस दिलाने के लिए ये सब कर रही थी। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि उसातो ने जिस रैबिट की मदद की थी और जो रैबिट उसके साथ घूम रहा था वो असल में रोज का ही पेट है और रोज ने ही उसे ऐसा करने को कहा था। रोज बताती है कि एक ग्रिजली बेयर को खत्म कर पाना एक नॉर्मल नाइट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तुम तो अभी बिगनर हो, पर फिर भी तुमने इतनी बहादुरी से लड़ाई की और तुमने हार नहीं मानी, वरना तुम चाहते तो तुम वापस आकर कह सकते थे कि ग्रिजली बेयर को मार पाना अभी नामुमकिन है। वैसे वो इस चीज से भी इम्प्रेस थी कि उसातो ने एक व्हाइट स्नेक जैसे डीमन पेट से लड़ने की हिम्मत की। डीमन पेट से उसका मतलब था कि असल में जो व्हाइट स्नेक है ये नेचुरल क्रिएचर नहीं है बल्कि इन्हें डीमन ने क्रिएट किया है। वो बताती है कि वो उसातो को कभी भी इतना ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग इतनी फास्ट नहीं कराती, मतलब वो इतनी जल्दी उसातो को जंगल में नहीं भेजने वाली थी, पर वो समझ चुकी थी कि डीमंस जल्द से जल्द अपना अगला दाव खेलने वाले हैं क्योंकि वो पहले अपने मूव में हार गए थे। इस वजह से अभी उन्हें गुस्सा भी आ रहा था और वो अपनी आर्मी को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, जिस वजह से उसने उसातो को वहाँ भेजा और अभी वो उसातो की तारीफ भी कर रही थी और कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ। यहाँ पर रोज अभी आगे चलकर होने वाली वॉर के बारे में बता रही थी। इस वजह से उसातो थोड़ा सा शौक था और शौक होकर कहने लगता है कि अभी तो मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, मुझे इस वर्ल्ड में आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, फिर भी मैं इस वॉर में पार्टिसिपेट कैसे कर सकता हूँ। और वैसे भी अभी तुमने बताया कि हमारे रेस्क्यू स्क्वाड में 2 और हीलर हैं, तो वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो फिर उन्हें लीड कराने को क्यों नहीं कहा जा रहा। तो इस पर
रोज बताती है कि वो जिस जगह पर सूटेबल है वो वहीं पर है और हमारे पास और कोई हीलिंग मैजिशियन भी नहीं है, इस वजह से तुम्हें ऐसा करना होगा। तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, पर इस काम में बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम डीमन कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले डीमन किंग को दिखाते हैं, जो कि इस वक्त अपनी एक जनरल अमीला से बात कर रहा था। वो अपने प्लान्स के बारे में पूछ रहा था जो कि उन्होंने वॉर के लिए क्रिएट किए हैं, जिस पर अमीला कहती है कि प्लान बहुत ही सही जा रहे हैं और जल्दी वो प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे। इस पर डीमन किंग खुश होता है, मगर वो कहता है कि हमें किल रेशियो 1 से ज्यादा रखना है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कि अगर 10 डीमन आ जाते हैं तो वो सामने 10 से ज्यादा लोगों को मार कर आए, या फिर अगर डीमंस भी मारे जाते हैं तो फिर 10 डीमन से कम 20 इंसानों को खत्म करें। वैसे वो ये भी कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा डीमंस बचकर वापस आने चाहिए, भले ही तुम लोग उस वॉर में जीत पाओ या ना पाओ, पर हमें रेशियो बराबर रखते हुए डीमंस को बचा कर रखना है, जिससे कि हमारी आर्मी कम ना पड़े। अब जब अमीला वहाँ से बाहर आती है तो उसकी मुलाकात होती है डीमन डॉक्टर से, जिसे साइंटिस्ट भी कहा जा सकता है क्योंकि वो यहाँ पर अलग अलग क्रिएचर क्रिएट करता है। इसके लिए वो उसे एक अलग बजट दिया जाता है। उसने एक और नया मॉन्स्टर बनाया है। वो अमीला को उसे दिखाने को कहता है। अमीला वैसे तो नहीं जानना चाहती थी, पर वो फिर भी सोचती है कि आखिर किस तरह का मॉन्स्टर उस डीमन डॉक्टर ने बनाया होगा। वहाँ पर जाकर हमें जानने को मिलता है कि उसने एक जॉइंट वेनम स्नेक क्रिएट किया था, जो कि पहले भी वो कर चुका है। अमीला कहती है तो पहले वाला है, इसे तो पहले ही एक ह्यूमन सोल्जर्स ने मार दिया था, पर वो डॉक्टर बताता है कि नहीं, ये ज्यादा खतरनाक है। वैसे हमें यहाँ जानने को मिलता है कि अमीला की रोज के साथ कोई दुश्मनी है। अमीला कह रही थी कि हमारी फ्रंट लाइन में हीलर्स की कमी है। सामने ह्यूमंस के पास एक ऐसा हीलर है जो कि दूसरे को हील करने के अलावा हम पर हमला करती, ये गलत है। और वैसे ना जाने उसकी किस कारण से दुश्मनी है, पर वो इतने गुस्से में थी, वो कह रही थी कि अगर रोज उसे इस वॉर के दौरान मिलती है तो वो उसे खत्म कर देगी। तभी हमें ये बताया जाता है कि ये जो वॉर होने वाली है इसकी फ्रंट लाइन में डीमंस की तरह से इस इमोर्टल डार्क मैजिक यूजर लीड करेगा। अब सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं उसातो के पास। वो घर पर वापस लौट आया था और वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि फाइनली अब उसे पेड़ के ऊपर नहीं सोना पड़ रहा था। वो अच्छे मस्त बेड पर सो रहा था। अब वो उठता है और जाकर अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त यानी कि वो बियर उसातो से उसके लिए कुछ फ्रूट लेकर आया था, जो कि उसातो को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बनी भी है, यानी कि वो रैबिट भी है। उसातो उससे भी अभी गुस्सा था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया और बताया नहीं कि असल में वो रोज का पेट है। पर वो रैबिट इतना क्यूट है कि उसातो उसे माफ कर देता है और उसे भी कुछ फ्रूट दे देता है। इस चीज पर बियर थोड़ा सा गुस्सा था और उसातो ने उसे और फ्रूट देकर मना लिया था। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। वो यहाँ पर उस बियर को ब्लॉरेंस नाम से बुला रही थी। वो कहती है कि उसने किंग के बारे में उसे बताया, लेकिन उनका बजट तो सेम ही है। वो रेस्क्यू स्क्वाड से सेम बजट देंगे, उसी बजट में हमें इस बियर का भी ख्याल रखना है। इस वजह से रोज थोड़ी सी गुस्सा थी क्योंकि एक नया खर्चा उन्होंने ऐड कर लिया और अब इसका भार भी उन्हें उठाना होगा। लेकिन उसातो कहता है कि चिंता मत करो, इसका भार मैं उठाऊंगा और उसातो तुरंत ही ब्लोरेंस को अपने कंधे पर उठा लेता है। वैसे रोज का कहने का मतलब ये नहीं था कि रोज यहाँ पर कहती है कि अच्छा है, इस बियर में हमें एक फायदा है। वो बताती है कि अगर उसातो ब्लोरेंस को इस तरह से अपने कंधे पर उठाकर भागता रहेगा तो इससे उसकी एक खास ट्रेनिंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ वॉर के टाइम पर कई लोग चोट खाकर गिर पड़े होंगे, जिस वजह से वो हील नहीं कर सकते और उसातो वहाँ उन्हें हील नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ वॉर चल रही होगी। इसलिए उसातो को वहाँ से उन्होंने उठाकर दूर ले जाना होगा और अभी बियर को उठाकर ले जाना सेम उसी की तरह है जैसे कि वो किसी पर्सन को उठाकर लेके जा रहा हो। अब उसातो किसी तरह से दौड़ना शुरू करता है। कुछ दूर आने के बाद उसे जो टीम मेंबर थे वो उस पर हमला करने के लिए आ गए थे, जिससे कि वो एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सके, पर उसातो उनसे बचता है। पर अभी उन दोनों ने उसातो का पीछा नहीं छोड़ा था। उसातो इसी तरह से और दूर आगे भागते हुए आता है। तभी एक टीम मेंबर्स उस पर छुपकर हमला कर देता है। साथ ही दूसरे टीम मेंबर्स ने अभी उसके ऊपर कुछ बदबूदार बलून फेंके थे जिनके अंदर पानी भरा हुआ था। अभी उसातो उन सभी को डोज करते हुए भागता जा रहा था। अभी इस तरह से दौड़ते हुए उसातो को करीबन 6 घंटे हो चुके थे। वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था, लेकिन वो थोड़ा हैरान था क्योंकि अभी तो 8-10 घंटे आराम से दौड़ लेता था, लेकिन उसे अब 6 घंटे में भी थकान होने लगी और हीलिंग पावर भी उसे उतना ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पर रोज आती है। वो बताती है कि ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसातो के माइंड पर अभी प्रेशर है, क्योंकि जब से रोज ने उसातो को वॉर वाली बात बताई है, उसातो को वहाँ फ्रंट लाइन में रहना होगा। तभी से उसातो बहुत टेंशन में है। इसी वजह से इससे मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है और मेंटल हेल्थ को इस हीलिंग पावर से ठीक नहीं किया जा सकता। रोज कहती है कि तुम्हें अभी टाउन की तरफ ही दौड़
लेकर जाना चाहिए। तुम लोगों से मिलोगे, तुम्हें सिचुएशन समझ में आएगी और इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि प्रेशर लेकर तुम कभी भी फ्रंट लाइन में खड़े नहीं रह सकते। वैसे रोज ने उसे परमिशन दे दी थी कि वो किंगडम के अंदर भी जा सकता है, लेकिन उसे अपने कंधे पर हमेशा ब्लोरेंस को उठाकर रखना होगा। ओसातो इसके लिए तैयार था। वो तुरंत ही अपना वेट बढ़ाने वाला वेस्ट पहनकर उधर किंगडम की तरफ चला जाता है। अब वहाँ जाते वक्त लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी ह्यूमन को एक बेर को उठाकर भागते हुए देखा है। पर वो जानते थे कि असल में ओसातो रेक्सी स्क्वाड का मेंबर है, इस वजह से वो ओसातो से डर नहीं रहे थे। अब ओसातो इसी तरह से दौड़ते हुए जा रहा था, तभी ब्लोरेंस को किसी चीज की स्मेल आती है। वो ओसातो से वहाँ जाने के लिए कहता है। ओसातो बात मानकर उसके साथ वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि एक लेडी फ्रूट सेल कर रही थी और ये खुशबू उसी फ्रूट की थी। ओसातो वहाँ पर आकर देखता है कि सच में वो फ्रूट बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, मगर ओसातो के पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वैसे ओसातो पूछता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में आकर इसे खरीद लूंगा, लेकिन क्या आप मुझे इस फ्रूट का नाम बता सकती हो? इस पर वो लेडी बताती है कि उनके किंगडम के सिग्नेचर फ्रूट हैं। इसका मतलब ये वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है और इनका नाम वो नहीं बताती। वो बस कह देती है कि उसे हर दुकान पर मिल जाएंगे। अब ओसातो ये भी पूछता है कि वो क्या एक बड़े से भालू को लेकर दौड़ रहा है, फिर भी उसे उससे डर नहीं लग रहा, इसका क्या कारण है? तो वो लेडी बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ओसातो ने रेस्क्यू स्क्वाड के कपड़े पहन रखे हैं। वो जानते हैं कि ओसातो रेस्क्यू स्क्वाड से है और पहले भी कई सारे लोग यहाँ पर रेस्क्यू स्क्वाड से ही इसी तरह की ट्रेनिंग करते हुए मिले हैं, और वैसे भी वो इतने खतरनाक दिखते हैं कि ओसातो उनसे ज्यादा खतरनाक नहीं दिखता। इस वजह से कोई उससे डर नहीं रहा है। अब ओसातो वहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी वो लेडी ओसातो को एक फ्रूट ऑफर करती है। वो ओसातो को वो फ्रूट फ्री में दे रही थी। ओसातो उसे ले लेता है, लेकिन ओसातो उसे टेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि ब्लोरेंस ने उतना ही उसके हाथ को बाइट कर लिया था। यहाँ पर वो फ्रूट के साथ ओसातो का थोड़ा सा हाथ भी बाइट कर लेता है, पर इसके बाद ओसातो ने उसे हील कर लिया था और इसके बाद ओसातो फिर से ब्लोरेंस को लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी उस लेडी के पास एक गर्ल आती है जो कि असल में उनकी असिस्टेंट है। वो यहाँ पर ओसातो के बारे में पूछती है कि आखिर ये लड़का कौन था, तो वो ओल्ड लेडी बताती है कि ये रेक्सी स्क्वाड का मेंबर है। यहाँ पर वो गर्ल ओसातो में थोड़ी इंटरेस्टेड लग रही थी। वैसे इस तरफ ओसातो भागते हुए सोच रहा था कि क्यों ना वो अपने दोस्त इनुकामी और काजुकी से मिलने के लिए जाए, क्योंकि वैसे भी वो किंगडम के अंदर घूम रहा है। अब इस पर ब्लोरेंस भी हाँ करता है, जिसके बाद ओसातो तुरंत ही किंगडम के पैलेस में की तरफ भागने लगा था। तभी हम देखते हैं कि लड़का जो कि ओसातो को देखकर शॉक था और समझ गया था कि असल में ये रेक्सी स्क्वाड का मेंबर है। वो तुरंत ही ओसातो के पीछे भागने लगता है, पर वो ओसातो को कैच नहीं कर पा रहा था, लेकिन ओसातो उसे नोटिस कर लेता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़का थक चुका था। इस वजह से ओसातो उसके पास जाता है और उसे हील करता है। वो लड़का बताता है कि ओसातो के कपड़े देखकर वो समझ गया था कि ओसातो रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर है, इस वजह से वो उसका पीछा कर रहा था। हमें जानने को मिलता है इस लड़के का नाम ओर्गा है और असल में ये भी एक हीलर है, जिसकी बात रोज कर रही थी। अभी यहाँ पर ओसातो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब ओसातो तो रोज से ट्रेनिंग ले रही है, फिर ये लड़का यहाँ पर क्यों है? ये ट्रेनिंग क्यों नहीं ले रहा? तो इस पर ये लड़का बताता है कि ये और इसकी बहन रोज की ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो ट्रेनिंग पूरी करना इम्पॉसिबल है। असल में इसकी बहन भी एक हीलिंग मैजिशियन है और इसके पास भी हीलिंग पावर है, और इसके पास भी उसकी बहन यहाँ किंगडम के अंदर एक क्लिनिक चलाती है और सभी को हील करती है। अभी ओसातो ये देखकर शॉक था, आखिर ओर्गा एक हीलिंग मैजिशियन है, फिर वो खुद को हील क्यों नहीं कर सकता? तो यहाँ पर ओर्गा बताता है कि वो खुद को हील नहीं कर पाता, लेकिन वो किसी और को हील कर सकता है। ये सुनकर ओसातो थोड़ा सा शॉक था। वैसे यहाँ पर ओसातो बताता है कि रोज ने उसे वॉर के दौरान फ्रंट लाइन में रहने को कहा है, मगर ओसातो को डर लग रहा है कि वो सच में इस लायक है भी कि नहीं। अब ओर्गा कहने लगता है कि हाँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ओर्गा बताता है कि एक वॉर के अंदर सबसे ज्यादा खतरा सिर्फ दो लोगों को होता है, एक तो वो जो कि नाइट्स और एक वो जो कि मैजिशियन है। अगर उनके ऊपर हमला हो जाए, उन्हें चोट लग जाए, तो उनके बचाने का तरीका नहीं बचता, वो बस वहाँ पर मरने का इंतजार करते रहते हैं। ओर्गा ओसातो से कहता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और रोज अच्छी तरह से जानती है कि वो क्या कर रही है। उसने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, इसका मतलब वो तुम्हें इस लायक मानती है कि तुम इतने प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। साथ ही नाइट और मैजिशियन की बात सुनकर ओसातो को अभी काजुकी और इनुकामी की याद आती है। वो सोचता है कि शायद उन दोनों को भी वहाँ फ्रंट लाइन में रहने को कहा होगा। वैसे अब ओर्गा कहता है कि मुझे चलना चाहिए, वरना मेरी बहन मुझे ऊपर गुस्सा करेगी। असल में अभी उसे क्लिनिक जाना था। ओसातो भी वापस से ब्लोरेंस को लेकर वहाँ से ट्रेनिंग के लिए निकल रहा था, मतलब वहाँ पैलेस जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ओर्गा कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि रोज की ट्रेनिंग कराने का तरीका थोड़ा सा खतरनाक है और बहुत ही डरावना भी है,
है, पर तुम उसे गलत मत समझना, वो ऐसा तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही है। इसके बाद अब ओसातो वहाँ से चला गया था। तभी हम देखते हैं कि ओर्गा की सिस्टर वहाँ पर आती है। वो ओर्गा पर गुस्सा हो रही थी कि आखिर वो क्या कर रहा है, जिस पर ओर्गा बताता है कि आज वो एक बंदे से मिला है और अगर शायद वो उससे मिलती तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती। अब हम देखते हैं कि ओसातो वहाँ पैलेस के अंदर पहुँच चुका था। यहाँ पर आने के बाद ओसातो अभी सोच रहा था कि शायद वो लोग ब्लोरोन्स को उनके साथ नहीं जाने देंगे क्योंकि वो एक मॉन्स्टर एनिमल है। पर तभी वहाँ पर जो गार्ड था वो कहता है कि किंग ऑलरेडी उन्हें परमिशन दे चुके हैं कि उसातो उस बियर को भी वहाँ अंदर ले जा सकता है। अब उसातो वहाँ अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि इनुकामी इस वक्त ट्रेनिंग कर रही है। वैसे वहाँ पर काजुकी भी नहीं दिख रहा था। अब इनुकामी उसातो को देखती है तो वो ट्रेनिंग रोक कर उसातो के पास आ जाती है। यहाँ पर उसातो उससे पूछता है कि कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, लेकिन इनुकामी का ध्यान इस वक्त ब्लोरोन्स के ऊपर था। उसे वो एनिमल यानी कि बियर खतरनाक नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। वो कहती है कि क्या वो इसे टच कर सकती है, जिस पर उसातो कहता है कि हाँ तुम इसे टच कर सकती हो और अगर ये तुम्हें बाइट कर भी लेगा तो मैं तुम्हें हील कर दूंगा। अब ऐसा ही होता है क्योंकि ब्लोरेंस ने यहाँ पर इनुकामी को बाइट कर लिया था, पर उसातो उसे हील कर देता है। इनुकामी तो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वैसे उसातो यहाँ पर काजुकी के बारे में भी पूछता है, जिस पर इनुकामी बताती है कि वो इस वक्त जंगल की तरफ गया है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और वो सिजिलस के साथ वहाँ पर गया हुआ है। उसातो समझ गया था कि ये सभी लोग अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, इस वजह से उसातो को फिर से लग जाना चाहिए ट्रेनिंग पर। तो वो तुरंत ही ब्लोरेंस को उठाकर और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ से वो वापस अपने घर पहुँच चुका था। रात भी हो चुकी थी। वो जाकर रोज से मिलता है। वो रोज से कहता है कि जब तुमने मुझसे पहली बार कहा था कि मैं वहाँ फ्रंट लाइन में खड़ा रहूंगा तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था और मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे मन में आ रहा था कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं। पर उसातो बताता है कि अब उसका वो डर निकल चुका है क्योंकि उससे ज्यादा डरावना तो ये है कि वो उस वॉर में अपने दोस्तों को भी खो सकता है। उसातो कहता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ फ्रंट लाइन में खड़ा होने के लिए। ये सुनकर रोज इम्प्रेस होती है और कहती है कि एक रेक्सिस फूड मेंबर बनने के लिए इस तरह का मोटिवेशन होना जरूरी है। अब वो वापस से चला गया था और सो गया था। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वहाँ पर उसके ऊपर रोज एक बैग पटक देती है और कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द मिशन के लिए निकलना चाहिए। उसातो को कुछ समझ तो नहीं आया था, पर वो बताती है कि असल में किंग ने उसे एक मिशन के लिए चुना है जो कि इनुकामी का मिशन है, पर उसातो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाएगा। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट पूरा एंड होता है।